नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एग्रीकल्चर की क्लास में हमारा अगला टॉपिक है जो सिलेबस में दिया हुआ है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, यानी वायवीय एंड अवायवीय श्वसन, जिसको हम ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं। तो ये श्वसन जो है ये सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन का जो है दो प्रकार होते हैं, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। और ये हमारे जो है कोशिका के अंदर होता है, इसीलिए जो है इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैट्रिक्स में क्या चीज़ें होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल, सब कुछ जो है हमको इसमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और पढ़ने के बाद आप सक्षम हो सकें कि इससे आने वाले हर प्रश्न का आप जो है जवाब दे सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो है शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंबाइंड एग्रीकल्चर स्टेट सर्विसेज यानी जो यूपीपीएससी के द्वारा जो है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे ऑनलाइन बैच में, जो कि वीडियो कोर्सेज पर आधारित है। इसमें आपको पूरे जो है इसी प्रकार से वीडियोस दिए जाएंगे और पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें आपके दोनों सेगमेंट कवर होंगे, जीएस जो आपका जो है 40 क्वेश्चन वाला है, और साथ में एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है इसका 80 वाला, यानी 120 क्वेश्चंस के लिए जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नोट्स और उसका जो है वीडियो लेक्चर आपको जो है इस कोर्स में दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन एग्री लिखिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप से जो है भेज दीजिए। सिंपल सा प्रोसीजर है। और निश्चित रूप से अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो है इससे बेहतर तैयारी जो है और कहीं नहीं कर पाएंगे जो हमारे साथ आप जो है करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में एक तकनीकी सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट को डेप्थ में जाकर पढ़ना होगा आपको। और किताबों के बारे में अगर देखेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं वीडियो में, तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें से भी आपको वो मटेरियल निकालना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काम हम आपके लिए करेंगे कि आपको कंसाइज मटेरियल पूरी डेप्थ के साथ जो है टॉपिक की जो है समझ आपके अंदर विकसित करेंगे, उसका आपको पीडीएफ में नोट्स देंगे और हर तरह से आपको जो है इस कोर्स में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है इस प्रोसीजर को फॉलो करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं हम श्वसन से, क्योंकि ये श्वसन का ही एक प्रकार है, कोशिकीय श्वसन। जब हम श्वसन की बात करते हैं तो हमारे मन में जो है एक प्रक्रिया आती है कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। क्या यही श्वसन है? तो अगर एक सामान्य व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो बताएगा श्वसन यही है, क्योंकि लेकिन अगर आप इसको जो है तकनीकी रूप से देखेंगे और बायोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो है अपने आप में संपूर्ण श्वसन नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे। वातावरण से जो है गैस को खींचना और जो है CO2 को बाहर निकालना, ये जो है ब्रीथिंग कहलाता है। लेकिन जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वातावरण से, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? तो श्वसन का जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि ऑक्सीजन की सहायता से हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके किस तरह से अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, ATP का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसको हमको सेलुलर लेवल पर जानना जरूरी है। सेलुलर लेवल पर इसके दो प्रकार हो जाते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक, क्योंकि जो हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनमें जो है विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है, तो वो जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, एरोबिक टाइप का हो जाता है। लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, उनमें एनएरोबिक टाइप का जो है श्वसन तंत्र या जो है सिस्टम पाया जाता है। तो सबसे पहले हम श्वसन को डिफाइन करते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है। तो सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः वो जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने भोज्य पदार्थ में सबसे मेन होता है ग्लूकोज,
तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में बनती है उसको हम वापस जो है वातावरण में बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गई, एक इसकी टेक्निकल सी परिभाषा हो गई श्वसन की। अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये श्वसन का जो है इंट्रोडक्शन हो गया। श्वसन जो है मुख्य रूप से 2 चरणों में पूरा होता है। मुख्य रूप से इसकी प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला होता है बाह्य श्वसन या गैसीय विनिमय, जिसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग भी इसी को कहते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना, या इसको गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। तीनों ही जो है इसके नाम है। तो ये जो है इसका पहला टाइप हो गया जिसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है दूसरे टाइप में, वो कहाँ होता है, वो हमारे सेलुलर लेवल पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीसोम जो है उस पर इन्वॉल्व होते हैं। तो आंतरिक श्वसन या इसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, यानी इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। और हमारा जो मेन फोकस है वो इस पर है। तो पहले हम बाह्य श्वसन की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो है बाह्य वातावरण से सजीव शरीर के मध्य गैसीय विनिमय, जैसे ऑक्सीजन और CO2 की प्रक्रिया होती है, जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और श्वसन प्रक्रिया के उपरांत बने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अंग सहायता करते हैं। ये सभी अंग एक साथ कार्य करके श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम करते हैं, निर्माण करते हैं। एक कोशिकीय जीव, अब जिनमें जो है ऑर्गन लेवल या जो है टिश्यू लेवल की संरचना नहीं है किसी के शरीर में, तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, उसमें श्वसन के कोई भी अंग नहीं पाए जाते हैं। उनमें जो है गैसियस एक्सचेंज इसीलिए नहीं होता है। और गैसियस एक्सचेंज जो है किसी विशेष अंग के द्वारा ना होके, क्योंकि अंग उसमें होते ही नहीं है। किस लेवल पर होता है, सेलुलर लेवल पर ही डिफ्यूजन की प्रक्रिया से होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है डिफ्यूजन के द्वारा जो है गैसियस एक्सचेंज पाया जाता है। अब जो श्वासोच्छ्वासन या जो है ब्रीथिंग की प्रक्रिया है, इसी को हम गैसीय विनिमय भी कहते हैं। इसके अंग कौन कौन से हैं, तो इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हर फाइलम में अलग अलग होते हैं। इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इससे कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कीट कैसे श्वसन करते हैं, मैमल्स में श्वसन के लिए क्या होता है, निमेटोड में क्या होता है, जो है मछलियों में कैसे श्वसन होता है, उनके लिए कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारे जो निम्न जीव होते हैं, जैसे कि केचुआ है, हाइड्रा है, स्पंज है, इनमें सामान्यतः शरीर की सतह या त्वचा से विसरण के द्वारा श्वसन होता है। जलीय जीव जो होते हैं मोस्टली, उसमें जो है गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिनको हिंदी में हम गलफड़े कहते हैं। आर्थ्रोपोडा, जिसमें ज्यादातर कीट होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ जो है कीटों का होता है। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो है क्या पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में जो है ट्रैकिया, ये जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, इसके माध्यम से जो है गैसियस एक्सचेंज आर्थ्रोपोडा में होता है। ऑर्केनिड्स जो है का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे बिच्छू हो गया और मकड़ी, इसमें क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। चाहे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा मकड़ी और बिच्छू में जो है कौन से जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा बुक लंग्स, या जो है आर्केनिड्स में कौन से जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, तो बुक लंग्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड जो है। फिर गिल्स जो है, गिल्स अधिकांश जो क्रस्टेशियंस होते हैं, मोलस्क होते हैं, इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं, सभी मछलियों में और एम्फीबियंस में, इनमें जो है मोस्टली गिल्स पाए जाते हैं। और कुछ अपवादों को छोड़कर जितने भी जो है वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी जीव होते हैं,
उनमें जो है ब्रीथिंग की प्रक्रिया के लिए लंग्स पाए जाते हैं जो वेल डेवलप्ड होते हैं। और ह्यूमन का जो है आपने जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, उसमें आप जानते हैं कि लंग्स के ही द्वारा जो है ह्यूमंस में, और ह्यूमंस जैसे ही जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है लंग्स के माध्यम से ही गैसियस एक्सचेंज होता है। फेफड़े या लंग्स और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? घोंघे में, एम्फीबियंस में, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, पक्षियों में और मैमल्स में। हालांकि इनमें कुछ ना कुछ अपवाद सभी जो है आपको फाइलम में मिलेगा, लेकिन जो है हम यहाँ पर एक संपूर्णता से, एक समग्रता से बात करते हैं कि इन जो है कैटेगरीज के जो है अधिकांश जीवों में पाए जाते हैं। फेफड़ा जो है या लंग्स मानवों में मुख्य श्वसन अंग के रूप में पाया जाता है। साथ ही जो है हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है उसमें क्या होता है, नोज होता है, नाक से ही शुरुआत होती है। उसके बाद बारी आती है फेरिंग्स की, जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। इसमें लैरिंग्स जो है, जो स्वर यंत्र होता है यहाँ पर, वो भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद उससे नीचे ट्रैकिया आता है, फिर श्वसनी या ब्रोंकाई ये अंदर आता है, फिर जो है उसके भी जो भाग होते हैं वो ब्रोंकियोल्स होते हैं। ये सब कहाँ पर, जो प्रॉपर लंग्स हैं उसमें जो है ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं, और उसी में जो है एल्वोलाई होते हैं जिनमें जो है हवा जाकर भरती है। तो ये जो है पूरा अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ये बनाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम का विकास जो है भ्रूणी विकास के दौरान इंडोडर्मिस से हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे, जो है अंतस्थ चर्म या इंडोडर्मिस से जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डेवलप होता है। मेढक या फ्रॉग की बात कर लें, सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों ने हाई स्कूल में इसी का अध्ययन किया है। तो मेढक क्या होता है, एक एम्फीबियन होता है। तो मेढक और उभयचरों में श्वसन त्वचा पर पाए जाने वाली क्यूटिकल की परत की से मुख गुहा, बक्कल कैविटी तथा ग्रसनी और फेफड़े तीनों से ही होता है। मेढकों में डायफ्राम नहीं पाया जाता, जो हमारे जो है डायफ्राम होते हैं उस तरह से जो है मेढक में डायफ्राम नहीं पाया जाता क्योंकि ये एम्फीबियन है। अब बाह्य श्वसन के लिए इतना पर्याप्त है। अब हमारा जो टॉपिक है आंतरिक श्वसन, जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो श्वसन जो है या रिस्पायरेशन एक आक्सीकारक तथा ऊष्माक्षेपी यानी ऑक्सीडेटिव एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें ऊष्मा का जो है ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी ये जो है रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से या ऑक्सीकरण से बायो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलती है। आप जानते हैं जो है हायर एनिमल्स में 38 एटीपी का उत्पादन होता है। श्वसन की प्रक्रिया में ये एटीपी किस किस स्टेज में कहाँ कहाँ जनरेट होती है, ये हम आगे जो है एक एक साइकिल में देखते चलेंगे। एक ग्लूकोज का जो अणु है ऑक्सीजन के अणुओं से ऑक्सीकृत होकर CO2 तथा जल का निर्माण करता है तथा साथ में एटीपी बनाता है। अगर हम समग्र रूप से पूरे श्वसन को देखें जिसमें जो है ग्लूकोज का जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वॉल्व हुई, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है, 6 जो है जल के अणु बन रहे हैं, 38 एटीपी। यही 38 एटीपी हमको ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं, जिससे हम जो है अपने सारे जो है जितनी भी हमारे जीवन से संबंधित जो है दैनिक गतिविधियां हैं इसको हम संचालित करते हैं। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वो किस लिए करते हैं, जिससे हमको उस भोजन के ऑक्सीकरण से उसके प्रोसेसिंग के बाद जो है ऊर्जा प्राप्त हो। 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है, इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 2870 किलो जूल या 886 किलो कैलोरी या 32 मोल एटीपी ऊर्जा निर्गत होती है। किससे? 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। एटीपी के उच्च बंध जो है, जो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं एटीपी के, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये जो है ये आपस में कैसे जुड़ा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है आपस में, इनमें जो है हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। इसमें 7300 कैलोरी बॉन्ड एनर्जी होती है, अतः 38 एटीपी में 38 गुणे 7300 हम कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2,77,400 कैलोरी या 277.4 किलो कैलोरी
ऊर्जा मिलती है। तो आपसे इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीकरण से हमें जो 38 एटीपी प्राप्त होती है वो ऊर्जा कितने जो है कैलोरी के या जूल के समतुल्य होती है। तो ये जो है कैलोरी में अगर आप देखेंगे तो 277.4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है होती है। अर्थात एक ग्लूकोज के अणु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का केवल 40% ही जैव ऊर्जा के रूप में संचित हो पाता है, जबकि 60% ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। और 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यह भी नोटेबल है कि जितनी भी ऊर्जा हमको एटीपी से मिल रही है वो पूरी की पूरी हम जो है केवल एनर्जी के रूप में अपने शरीर में स्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका जो 60% भाग है वो क्या होता है, वो हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाती है शरीर से। और 1 ग्राम, अगर फाइनली केवल 1 ग्राम की आपकी बात की जाए तो 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है शरीर को प्राप्त होती है। अब जो ये सेलुलर रिस्पिरेशन है, कोशिकीय श्वसन है, इसके जो है 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से जिसको हम पढ़ रहे हैं। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, जिसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, इसी को जो है हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं। और दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन। अभी इस पर हम चलेंगे। तो कोशिकीय श्वसन जो होता है ये मुख्यतः 4 चरणों में पूरा होता है। 4 चरण जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये 4 चरण हैं और ये बहुत ही जटिल चरण होते हैं जिसमें जो है हजारों रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और उसी में जो है ग्लूकोज का जो पूरा ब्रेकडाउन है वो होता है। उससे जो है जो एटीपी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर किस तरह से चेंज होता है, तो सब कुछ जो है हम आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले हम ये समझ लें कि जो ऑक्सी श्वसन है और एनऑक्सी श्वसन है, दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब आप एक डिफरेंस अपने दिमाग में एक खाका बना लेंगे तो आप इस चीज को आसानी से समझेंगे। तो वायवीय श्वसन जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन जो होता है जिसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का जो है पूरा विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन होता है, आखिरी में जाकर हमको जो है क्या होता है 38 एटीपी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो है जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है इसमें ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं होता है। फिर एरोबिक रिस्पायरेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जैसे हमने पीछे रिएक्शन में देखा, आखिरी में जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बचता है। लेकिन वहीं पर एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो या तो लैक्टिक एसिड होगा या इथेनॉल होगा। ये क्यों होगा इसको हम जो है आगे डिटेल में समझेंगे कि लैक्टिक एसिड किस कंडीशन में बनता है और इथेनॉल किस कंडीशन में बनता है, क्योंकि ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन का। अगर जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो इथेनॉल बनेगा और नॉर्मल फर्मेंटेशन है तो जो है लैक्टिक एसिड बनेगा। फिर चौथा अंतर इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसमें जो है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के अणु का जो है पूर्ण विखंडन होता है तो उससे जो है हमको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, यानी 38 एटीपी जो है हमको प्राप्त होते हैं। इसमें ऊर्जा कम मिलती है, इसमें हमको 2 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का जो है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। पांचवा अंतर है, ये क्रिया जो है हायर एनिमल्स में, उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे कि ज़्यादातर पौधे जो हैं, एनिमल्स, मानव, हिरण, पक्षी, यानी जितने भी हायर एनिमल्स हैं, विशेषकर मैमल्स, इनमें ही पाया जाता है। और यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है, जैसे कि ईस्ट और फीताकृमि।
जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये जो है प्रोटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और हायर एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कई सारे लोअर एनिमल्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसी कारण जो है उनमें एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। यह केवल कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म में और मानव में जो है, जो हमारी मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं, उसमें जो है अवायवी श्वसन पाया जाता है। आपने एक बहुत फेमस प्रश्न सुना होगा कि हमें थकान क्यों लगती है, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं कि हमारे ये मैलिक एसिड बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। तो सही क्या होता है? लैक्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि जब हमारी पेशियां थक जाती हैं तो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है करने के कारण लैक्टिक एसिड हमारी पेशियों में बनकर जमा हो जाता है, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से ही जो है हम बहुत ज़्यादा थकान महसूस होते हैं। एक स्टेज ये आती है कि हमको लगता है कि हम एक कदम भी अब आगे नहीं चल पाएंगे, या अगर हाथ से काम कर रहे हैं तो अब हम हाथ नहीं उठा पाएंगे। तो वो जो है, जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उसमें लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो उसके 4 चरण हैं उनमें से एक चरण को फॉलो करेंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है कॉमन है। तो ये हमारे कोशिका के जीव द्रव्य में होने वाली, यानी हमारे प्रोटोप्लाज्म में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन है। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब टूटना। लिसिस या लाइसिस जो है जहां भी यूज होता है किसी के साथ, मान लिया हाइड्रोलिसिस लिखा है तो यानी वहां पर जल का अणु टूटेगा, उसका मतलब ये हो गया। लिसिस मतलब टूटना। इसमें 6 कार्बन के ग्लूकोज का अणु टूटकर 3 कार्बन वाला पायरूविक एसिड बनता है। यानी इसमें जो ग्लाइकोलिसिस का जो है शुरुआत होती है ग्लूकोज से, जो 6 कार्बन एटम है, और सबसे आखिरी में जो हमको प्राप्त होता है, ऊर्जा की बात अगर किनारे कर दें, जो उत्पाद हमको मिलता है वो मिलता है पायरूविक एसिड। तो पायरूविक एसिड या पायरूविक अम्ल जो है वो कैसा होता है? 3 कार्बन वाला होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं C6H12O6 जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, 2CH3CO यानी ये पायरूविक एसिड बन गया। तो ये जो है ग्लाइकोलिसिस की जो है एक शॉर्ट सी जो है आपको पिक्चर दिखाई गई है। इसका एक दूसरा नाम है EMP पाथवे भी कहते हैं, एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे। ये भी इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी खोज जो है ये साइंटिस्ट का ही नाम है, एम्डेन-मेयरहोफ, इनके द्वारा ही की गई थी। अब इसमें मुख्य जो है 10 चरण होते हैं, जहां पर 10 जो है बड़े बड़े उत्पाद बनते हैं, जिनके प्रत्येक चरण में एंजाइम्स कई सारे, जैसे कोस्टाइल एंजाइम है, एसीटेट है, कई जगह भी हम उसको आगे पूरा जो है डायग्रामेटिक भी समझेंगे। पहला जो चरण होता है उसमें 1 ATP की ऊर्जा खर्च करके ग्लूकोज को फास्फेट अणु से जोड़ा जाता है, और जो है ग्लूकोज क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी एक थोड़ा सा यहां पर आप थ्योरेटिकल समझ लीजिए, आगे भी आपको डायग्राम से और अच्छे से मैं समझाता हूं। फिर जो सेकेंड स्टेज होती है, इसमें ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, ये जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे में जो है चेंज हो जाएगा। ये सब जो है क्या है? ग्लूकोज की ही अवस्थाएं हैं। तीसरे चरण में फिर 1 ATP की ऊर्जा खर्च होती है, और जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट का एक अणु जुड़कर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है। क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है। इसी चरण में 6 कार्बन युक्त फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट टूटकर 3 कार्बन वाला जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अणुओं के निर्माण करता है। अब ये 3 कार्बन वाला क्या बन गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट का एक अणु बनता है, जो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। फिर इस चरण में, अगले चरण में, यानी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसके 2 अणु से
2 NADP तथा एक P जो है NAD और P जुड़ जाते हैं, फॉस्फेट जुड़ जाते हैं और अगला प्रोडक्ट बनता है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसके कितने अणु बनते हैं? 2 बनते हैं और साथ में जो है 2 NADH भी जो है बन जाता है। फिर 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 ADP के अणु और जुड़ जाते हैं और इसका फॉस्फेट जब जुड़ जाता है तो 2 ATP का निर्माण होता है तथा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बन जाते हैं। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसके अणु पुनः जो है 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणुओं में बदल दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है प्रक्रिया चलती रहती है और अंत में हमको क्या मिलता है? पायरूविक एसिड, जो हमारा जो है लक्ष्य है इसका जो है। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ें हमने अभी थ्योरेटिकल देखी उसको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ग्लूकोज कैसा है? 6 कार्बन वाला है ग्लूकोज। इसमें क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज। यहाँ पे क्या हुआ? ATP का विखंडन हुआ, फॉस्फेट अलग हो गया और ये बन गया ADP। और ये जो फॉस्फेट था जो अलग हुआ है वो ग्लूकोज में जुड़ गया तो ग्लूकोज का नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी भी ये 6 कार्बन वाला है क्योंकि ये ग्लूकोज ही है। अब जो है ये चेंज हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, फिर एक ATP टूटा, ADP बना उससे और वो फॉस्फेट जुड़कर जो है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन गया। फिर इसके बाद जो है ये बना जो है ट्रायोज फॉस्फेट या जिसका नाम है गिल्सरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये किससे इंटरचेंज होता रहता है? यानी यहाँ पर 2 चीजें बनती हैं फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से ट्रायोज फॉस्फेट बनता है और ट्रायोज फॉस्फेट का दूसरा रूप होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये आपस में जो है एक दूसरे में इनका कन्वर्जन लगातार चलता रहता है। इसके बाद अब फिर जो है NAD प्लस जो है NADH और उससे जो है हाइड्रोजन आयन अलग हो रहा है। और अब क्या बन गया? तो अब बन गया जो है ट्रायोज बाईफॉस्फेट, जिसको हम क्या कह सकते हैं? 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट एसिड। तो ये क्या बन गया? ये 3 कार्बन वाला बन गया। यहीं से जो है कार्बन 3 हो जाता है हमारा जो है ग्लिसरल्डिहाइड वाले से ही। आगे बढ़ते हैं, इसके अगले चरण देखते हैं। उसके बाद जो है देखेंगे आप जो है फिर एक ADP से ATP बना, यहां पर ATP का निर्माण हुआ यानी ऊर्जा जो है यहां पर बनी और ये ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ट्रायोज फॉस्फेट का जो है इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। इसके बाद जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना। उसके बाद यहां पर जो है जल की अभिक्रिया हुई, जल अलग हुआ तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, फॉस्फोइनाइल पायरुवेट बना। फिर ATP से ATP बना और ये बन गया फाइनली 2 पायरुविक एसिड के जो है यहां पर अणु बन गए। तो ग्लाइकोलिसिस में हमको यही करना होता है कि हमको पायरुविक एसिड प्राप्त करना है। तो ये जो है सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ स्टेप्स जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि कहां पर जो है कार्बन जो है 3 पहला प्रोडक्ट कौन सा था, या सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस का जो है प्रोडक्ट कौन सा बना, अंतिम कौन सा है, कितने ATP निकले, कितने ADP जो है उसमें ATP में चेंज हुए। अब इसको जो है आप अगर बड़े तरीके से जो है समझना चाहें तो वही चीज़ है जो हमने पीछे देखा। यहाँ पर जो है उसको पूरा फार्मूले के साथ में जो है दिखाया गया है। ये आपका ग्लूकोज है, यहाँ से शुरुआत हुई और ATP जो है यहाँ कन्वर्ट हो गया ATP में। हेक्सोकाइनेज यहाँ पर जो है एंजाइम हुआ, मैग्नीशियम की विक्रिया हुई, उससे बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, उससे पहले जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये जो है इस तरह से बनते हुए अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको दिख रहा है कि कहाँ पर जो है कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, कौन सा जो है मेटल कहाँ पर यूज हो रहा है और ATP का ADP का जो कन्वर्जन है वो किस तरह से कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो ये डिटेल जो है स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं।
अब ग्लाइकोलिसिस में जो है महत्वपूर्ण बिंदु कौन से जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस में जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती। आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का आपको कहीं रोल नहीं दिखा, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म में होता है और ऑक्सीजन का रोल कहाँ आता है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया वाले स्टेप में। तो ये जो है इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता। ये प्रक्रिया ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के जीवों में एक ही तरह की होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम तथा मुख्य उत्पाद होता है, जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट कहेंगे, वो क्या है, पायरुविक एसिड। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो क्या है 3 कार्बन वाला एक जो है यौगिक है। अतः एक ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस से कितने पायरुविक एसिड प्राप्त हुए आपको, 2। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस के फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 2 अणु वाला जो है पायरुविक एसिड प्राप्त होगा, यानी 2 अणु जो है पायरुविक एसिड के प्राप्त होंगे। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में प्रथम तथा तीसरे चरण में 1-1 एटीपी की ऊर्जा खत्म होती है तथा 7वें तथा 10वें चरण में 2-2 एटीपी की ऊर्जा बनती है। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया के अंत में 2 एटीपी ऊर्जा खर्च होती है तथा 4 एटीपी की ऊर्जा बनती है। अतः कुल 2 एटीपी हमको फाइनली प्राप्त होते हैं। अगर नेट बैलेंस देखेंगे तो हमको ग्लाइकोलिसिस से कितने एटीपी मिल रहे हैं, 2 एटीपी जो है फाइनली हमको इससे प्राप्त हो। ग्लाइकोलिसिस के 6वें चरण में NADH बनता है और इसके ऑक्सीकरण से 2.5 या 3 एटीपी तक की ऊर्जा निर्मुक्त होती, परंतु इसके ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन करने वाले जीवों में नहीं हो पाता है। अब ग्लाइकोलिसिस के जितने भी चरण होते हैं ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी ये उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 2 प्रोडक्ट हैं, A से B और B से A, दोनों ही पॉसिबल है। B से A भी बनता है, A से B भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण है जिसको हमने देखा, वो चरण कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। उसमें जो है ऐसा नहीं हो सकता है कि A से B के बाद बनने में B से A फिर से बन जाए। तो पहला, दूसरा, तीसरा चरण जो है इरिवर्सिबल होता है, ये याद रखिएगा। आप देख लीजिए फिर से कौन कौन सा, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उसके बाद जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, तो ये पहले, दूसरे, तीसरे चरण हो गए, ये इरिवर्सिबल हैं। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो स्टेप्स होते हैं, इसी के कारण इसकी गति निर्धारित होती है कि कितनी तेजी से ये जो है प्रक्रिया संपन्न होगी। एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले जीवों में ग्लाइकोलिसिस से कुल 8 एटीपी ऊर्जा मिलती है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं उसमें 8 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। अब वो जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं, 4 एटीपी प्लस 6 एटीपी, 6 एटीपी कहाँ से आ रहा है, 2 NADH से जो है कुल मिला के 6 हो जा रहा है। फिर 10 एटीपी और इसमें से जो है 2 एटीपी खर्च हो जा रही है, तो 8 एटीपी जो है पूरा मिल रहा है ग्लाइकोलिसिस से, जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं उसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 8 एटीपी जो है इसमें प्राप्त होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। इसको यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से मिलने वाली जो ऊर्जा है उसका केवल 5% ही हम एक्चुअल में प्राप्त कर पाते हैं। ग्लाइकोलिसिस की में कौन से स्टेप पे क्या क्या बनता है, 10वें स्टेप पे जो अंतिम स्टेप है उसमें 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। 7वें और 10वें स्टेप में 2-2 एटीपी बनते हैं, यानी कुल 4 एटीपी बनते हैं। 6ठे स्टेप में जो है 2 NADH प्लस बनता है, जो आगे हम जो है उससे जो है एटीपी की समतुलता बना लेते हैं। और 9th स्टेप पे जो है वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यानी 2H2O जो है वहाँ पर बनता है। और 2 एटीपी की ऊर्जा जो है खर्च भी हो रही है। तो नेट गेन वाला हमने पीछे देखा, इसको हम ये भी देख सकते हैं कि टोटल इनपुट हम क्या कर रहे हैं और टोटल आउटपुट हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस में बना जो 2 NADH अणु है वो अनाक्सी श्वसन करने वाले में यानी एनारोबिक श्वसन करने वाले कोशिकाओं में अगले चरण में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, जबकि आक्सी श्वसन करने वाली
कोशिकाओं में इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस में भेज दिया जाता है। इससे 6 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। अतः अनाक्सी या एनारोबिक कोशिकाओं में ग्लाइकोलिसिस से केवल 2 एटीपी की ऊर्जा मिल पाती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में कुल 8 एटीपी का लाभ होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी और एरोबिक रिस्पायरेशन में 8 एटीपी। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो है पायरुविक एसिड होता है, जिससे आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर होता है कि कोशिका में ऑक्सीजन है या नहीं है, और ये क्रिया आगे वाली क्रेब्स साइकिल की कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। अनाक्सी श्वसन करने वाले कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं होता है तथा इसमें पायरुविक एसिड से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है, और इस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं शुरुआत एनाएरोबिक रिस्पायरेशन से, क्योंकि जो है ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में कॉमन था। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? यह ऐसी कोशिकाओं में होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं केवल यूकैरियोट सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें नहीं पाया जाता है, जैसे कि जीवाणु अथवा जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है, जैसे कि मांसपेशी की कोशिकाएं। तो कुछ जो है अपवाद भी इसके हैं, जैसे कि हमारी मसल्स की जो है कोशिकाएं हैं। ईस्ट इसका एक उदाहरण हो गया, टेपवर्म या फीताकृमि, पौधे भी लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इन कंडीशंस में जो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। ये आणविक ऑक्सीजन यानी O2 की अनुपस्थिति में होता है, और इसे हम फर्मेंटेशन नाम देते हैं। अनाक्सी श्वसन की खोज, एनारोबिक रिस्पिरेशन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने सर्वप्रथम ईस्ट में, और इस ईस्ट का नाम क्या था? सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। इसमें जो है ईस्ट यानी इस फंजाई में की थी। एनारोबिक रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकाएं श्वसन करती हैं, इसीलिए इसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ना कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और ऊर्जा का केवल एक भाग यानी 5% ही मुक्त होता है, और बची हुई ऊर्जा अंतमध्यस्थ यौगिकों में यानी जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं उनमें चली जाती है। ऑक्सी श्वसन की तरह ही यह भी ग्लाइकोलिसिस से ही शुरू होती है, तथा पायरुविक एसिड बनने के पश्चात इसमें वह कार्बनिक अम्लों जैसे अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर या तो कोई कार्बनिक पदार्थ जैसे कि नाइट्रेट, सल्फर, आयरन, अथवा कोई कार्बनिक एसिड जैसे कि अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। जबकि जो एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, इसमें अंतिम जो है इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो लास्ट वाला होता है वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। अब फर्मेंटेशन को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको जो है पूरा एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में जो सारी प्रक्रिया है वो समझ में आ जाएगी। तो फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एनारोबिक अनाक्सी श्वसन होता है, परंतु यह लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसी अकार्बनिक तत्व के अलावा कोई कार्बनिक एसिड होता है। एग्जाम्पल कौन से कार्बनिक एसिड हो सकते हैं? अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, होमोएस्टिक एसिड, बाइट्रिक एसिड, ये सब जो है हो सकते हैं। ये क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य में होती है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है फर्मेंटेशन कहां पर होता है? फर्मेंटेशन जो है प्रोटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस के पश्चात बने पायरुविक एसिड को अल्कोहल या कार्बनिक एसिड में बदल दिया जाता है। फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में हम किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन 2 प्रकार का होता है उसके बनने वाले उत्पाद के आधार पर। एक होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, नाम से स्पष्ट है कि इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, और दूसरा जो है अल्कोहलिक किण्वन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें क्या बनेगा?
कोई अल्कोहल बनेगा। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दो टाइप के फर्मेंटेशन है। सबसे पहले हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में, हमारी मसल्स में होती हैं, जो ज़्यादा काम करती हैं, और कुछ जो है जीवाणु जैसे कि लैक्टोबैसिलस में होता है। ऑक्सीजन इसमें तो होता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसे जो पायरुविक एसिड बना, कहाँ पे बना, ग्लाइकोलिसिस में, वो पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ब्रॉडली हम ये समझें तो इस पूरी प्रक्रिया का मतलब यही है कि जो पायरुविक एसिड बना था वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन उपलब्ध होती तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता और जो है दूसरी चीजें बनती, तथा इस अभिक्रिया में एक अणु NADH का लगता है तथा एक अणु NAD+ का मुक्त हो जाता है। यह बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी मांसपेशी की कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम यहां काम कर रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसकी जो प्रक्रिया समझ लीजिए। देखिए यहां पर ये पायरुविक एसिड है, NADH से NAD+ बन गया और इधर बन गया हमारा लैक्टिक एसिड, और ये NADH जो कहां से हमको मिला, ये आया जो है ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है, और पायरुविक एसिड भी ग्लाइकोलिसिस से आया है। उसके बाद मांसपेशियों में बना ये लैक्टिक एसिड रक्त के द्वारा यानी ब्लड के स्ट्रीम्स को फॉलो करके लीवर में चला जाता है, जहां इसे पुनः पायरुविक एसिड में बदल दिया जाता है। ये फिर पायरुविक एसिड बदल जाता है तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया से पायरुविक अम्ल को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी ये इंटरचेंज यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस में चलता रहता है। पहले लैक्टिक एसिड बन गया हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में बहते हुए कहाँ चला गया, हमारे लीवर में। लीवर में ग्लूकोजेनेसिस होगी, ग्लूकोजेनेसिस में क्या होगा, पायरुविक एसिड फिर से जो है क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया यानी लैक्टेट से ग्लूकोज का बनना को कोरी साइकिल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कोरी साइकिल में होता क्या है। तो कोरी साइकिल जो है ये साइंटिस्ट के नाम पर है। कोरी साइकिल जो है लैक्टेट से ग्लूकोज का बनना कोरी साइकिल कहलाता है। कहां पर होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो लीवर में होता है, ये याद रखिएगा। अब दूसरे तरह का जो फर्मेंटेशन है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ईस्ट कोशिकाओं में जो सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सी शोषण करती हैं, परंतु अगर ऑक्सीजन ना मिले उनको ईस्ट कोशिकाओं को, तो ये जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लगती हैं। ईस्ट कोशिकाएं पायरुविक अम्ल को किस में बदल देती हैं, इथाइल अल्कोहल में। तो ये याद रखिएगा कि पायरुविक एसिड चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा किसमें, एथिल अल्कोहल में। किसमें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। इसमें दो मुख्य एंजाइम कौन कौन से, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोनेज, ये जो है इस पे काम करते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है पायरुविक एसिड जो है एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, और इसमें हमको चाहिए क्या क्या, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, जो एसिटल्डिहाइड बना है इस पर अभिक्रिया होगी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की, और ग्लाइकोलिसिस से जो हमको प्राप्त हुआ है NADH, ये NAD+ बन जाएगा और इससे हमारा एथिल अल्कोहल या इथेनॉल बन जाएगा। एथिल अल्कोहल का ही नाम जो है इथेनॉल है। तो ये 2 स्टेप में जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। कुल मिलाकर पायरुविक एसिड से आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, किस प्रक्रिया में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। या
अब फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इसको जो है हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। ग्लूकोज से ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से ये पूरा ग्लाइकोलिसिस चल रही है, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। पायरुविक एसिड से अगली क्रिया शुरू हुई फर्मेंटेशन की, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है या एथेनॉल प्लस CO2 बन सकता है। तो लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, इथेनॉल बनेगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह देंगे। तो ये जो है स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फर्मेंटेशन पाथवे में। अब आते हैं हम कुछ इसके जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन से जो है क्या क्या पूछा जा सकता है, देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, आयरन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये भी अनॉक्सी श्वसन या एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, परंतु वह किण्वन से भिन्न होती है। लेकिन ये जो इनका जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वो फर्मेंटेशन से कुछ अलग होता है, क्योंकि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण जो है अकार्बनिक तत्वों द्वारा किया जाता है, ना कि कार्बनिक तत्वों द्वारा। ये किस लिए अलग हो गया? क्योंकि अभी आपने पीछे फर्मेंटेशन देखा, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है कार्बनिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, कार्बनिक यौगिकों के द्वारा। लेकिन यहां पर जो है ये इनऑर्गेनिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि आयरन, सल्फर या नाइट्रोजन। तो अनऑक्सी श्वसन तथा किण्वन दोनों ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु यह ग्लूकोज से केवल 5% ही ऊर्जा उपलब्ध करा पाती है, जिसके कारण यह ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करती है, अतः उतनी उपयोगी नहीं होती है जितना कि ऑक्सी श्वसन यानी जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है, क्योंकि मात्र ये ग्लूकोज की 5% ऊर्जा को ही जो है उपलब्ध करा पाता है। ऑक्सीजन की उचित मात्रा जो ईस्ट को अनॉक्सी श्वसन करने से रोकती है उसको जो है पॉस्चर प्रभाव कहते हैं। ईस्ट का जो कल्चर किया जाता है उसमें किण्वन से जो यानी फर्मेंटेशन से जो एथिल अल्कोहल बनता है वो ईस्ट के द्विगुणन यानी रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन को रोक देती है, तथा इसके यानी एथेनॉल होने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ईस्ट का प्रयोग बेकरी तथा दुग्ध उद्योगों में खमीर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ये अल्कोहलिक पेय बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ईस्ट अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों के बीच की संयोजक कड़ी होती है। ईस्ट क्या है? क्योंकि इसमें दोनों तरह का श्वसन पाया जा रहा है। अगर ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर रहा है तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, नहीं कर रहा है तो एनारोबिक करेगा। तो ये क्या हो गया? ये कनेक्टिंग लिंक हो गया। कैसे जीवों का? ऐसे जीव जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं और ऐसे जीव जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, उनके बीच का ये कनेक्टिंग लिंक हो गया। अब अगला स्टेप हमारा आ गया एरोबिक रिस्पायरेशन या वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। तो निश्चित रूप से ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, तभी जो है इसको ये नाम दिया गया है। और ये भोजन को पूरी तरह से जल और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये अधिकांश जंतुओं में और पौधों में पाया जाता है। ये सभी यूकैरियोटिक जीव जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी यूकैरियोटिक यानी हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें पाया जाता है, उन सभी में जो है सुचारू रूप से ये एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ऑक्सी श्वसन करने वाली कोशिकाओं में ग्लाइकोलिसिस में बना जो पायरुविक एसिड होता है वो कोएंजाइम्स को से जुड़कर एसिटिल कोएंजाइम में बदल दिया जाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ पर संपादित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सी क्रिया कहाँ पर हो रही है। ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है।
पायरुविक एसिड कहाँ से आया? ग्लाइकोलिसिस से। वो कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर यहीं पर अनाक्सी श्वसन होता या एनारोबिक होता तो माइटोकॉन्ड्रिया तो वहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तभी वहाँ पर वो श्वसन हो रहा है। तो वहाँ क्या होता? सीधे वो प्रोटोप्लाज्म में ही रहता और वहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चलती। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है, माइटोकॉन्ड्रिया उपलब्ध है, तो जो पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है और यहाँ इसे एक एंजाइम, क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल दिया जाता है। तो पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस मैग्नीशियम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, NADH बना और हाइड्रोजन आयन जो है इससे अलग हो गया। ये जो है यहाँ पर प्रक्रिया चलती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए केवल पायरुविक अम्ल से ही नहीं बनता है, बल्कि ये फैट से भी बन सकता है और अमीनो एसिड से बन सकता है। अमीनो एसिड कहाँ से आएगा? प्रोटीन से आएगा। यानी ऐसा नहीं कि आप केवल ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उसी से आपको ऊर्जा मिलेगी। आप जानते हैं कि फैट से और प्रोटीन से भी हमको ऊर्जा मिलती है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कहाँ से बन सकता है? अमीनो एसिड से भी बन सकता है और लिपिड से भी बन सकता है, फैट से भी बन सकता है। और ये ऑक्सीकृत होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाते हैं। अतः एसिटाइल कोएंजाइम ए एक ऐसा यौगिक है जहां सभी उपापचयी पथ या मेटाबॉलिक पाथवेज आकर मिल जाते हैं। कैसे? ये समझ लीजिए। ग्लूकोज से तो डायरेक्ट पायरुविक एसिड बन गया। कैसे? ग्लाइकोलिसिस हुई और ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप बन गया। फैट से जो है क्या बना? एसिटाइल ग्रुप बन गया, 2 कार्बन वाला। अमीनो एसिड से भी वही हुआ। आगे चल के कोएंजाइम ए की इसकी क्रिया हुई और बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फैट हो और चाहे अमीनो एसिड हो, अमीनो एसिड को हम ब्रॉडली क्या लिख सकते हैं? प्रोटीन लिख सकते हैं। तो ये सभी का जो है अल्टीमेट भविष्य क्या है? इनको एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाना है एरोबिक रिस्पायरेशन में। यहीं पर काम शुरू होता है क्रेब्स साइकिल का, जो हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में दूसरा चरण था। ग्लाइकोलिसिस तो हमने वहां पढ़ा, उसके बाद दूसरा चरण था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं या इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये नाम इसका क्यों पड़ा अभी आगे आप समझ जाएंगे। इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपादित होता है। ध्यान रखिएगा कि कौन सी क्रिया कहां पर होती है, यही चीज जो है सबसे ज्यादा मैटर करती है आपके एग्जाम में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें जो है क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल चलेगी। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए जो पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बना होता है इसमें प्रवेश कर जाता है तथा इसका पूर्ण ऑक्सीकरण करके इसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। साथ ही इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में NADH, FADH2 तथा GTP बनते हैं। GTP ATP के ही समकक्ष होते हैं, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा संरचना अलग होती है। इसको ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं और जिसे आगे जाकर जो तीसरा स्टेप होता है कौन सा? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में भेज दिया जाता है। तो ये समरी टाइप की हो गई। अब ये जो NADH2 है, FADH2 है तथा GTP से ETS में ऊर्जा नियुक्त होती है जिससे ATP का निर्माण किया जाता है। क्रेब्स चक्र से जुड़े सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया जो है मैट्रिक्स में ही संपादित होती है। अब इसमें भी कुल जो है 10 अभिक्रियाएं जो होती हैं मेजर, इसमें से केवल 8वां चरण जिसमें FAD के अपचयन से FADH2 का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल में होता है। केवल एक चरण, इसको ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको यहाँ पर मैंने अलग से आपको बताया है कि बाकी सारी जो है अभिक्रियाएं इसकी पूरी मैट्रिक्स में चल रही माइटोकॉन्ड्रिया के, लेकिन जो 8वां चरण है जिसमें FADA के अपचयन से क्या बन रहा है? FADH2 बन रहा है।
वो जो है इनर वॉल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। प्रथम चरण में जो शुरुआत होती है वो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड यानी OAA तथा एस्टाइल कोएंजाइम मिलकर क्या बनते हैं, सिट्रिक एसिड बनता है। इसीलिए इसका नाम जो है सिट्रिक एसिड साइकिल था, जो शुरुआत उन्हें इसके हेडिंग में पढ़ा था सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहला जो चरण था वो सिट्रिक एसिड साइकिल था। और जो 10वां चरण में मैलिक एसिड जो है पुनः ऑक्सीकृत होके ऑक्सैलोएस्टिक एसिड यानी OAA ऑक्सैलोएस्टिक एसिड का तथा NADH का निर्माण करते हैं। क्रेब्स चक्र में एक सिट्रिक एसिड से लेकर 9वें ऑक्सैलोएस्टिक एसिड तक अधिकांश अम्ल पर 3 कार्बोक्सी लगे होते हैं। इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें सारे चरण जो होते हैं उनमें चरण 1 से लेकर 9 तक जो है ट्राई कार्बोक्सी होते हैं और इसीलिए इसको जो है हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आप देखिए इसकी जो है आप थोड़ा सा जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लीजिए। ये पायरुविक एसिड है जिसको हम पायरुवेट भी लिखते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर कोएंजाइम A आ गया, NADP जो है NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन अलग हो गया है और CO2 जो है यहाँ से रिलीज हो गई। क्या बन गया पहला प्रोडक्ट, एसिटाइल कोएंजाइम A। ये कैसा है, ये 2 कार्बन वाला है। अब यहाँ से जो है साइकिल शुरू होती है। एसिटाइल कोएंजाइम A पहला प्रोडक्ट बना हमारा सिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन वाला है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा बना अल्फा कीटोग्लूटरेट एसिड। उसके बाद जो है सक्सीनिक एसिड बना। देखिए आप कार्बन लगातार कम हो रहा है। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला था, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन वाला है, फिर सक्सीनिक एसिड क्या है 4 कार्बन वाला है। उसके बाद मैलिक एसिड भी 4 कार्बन वाला है। मैलिक एसिड फिर बना ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ये भी 4 कार्बन वाला है। फिर ये जो है साइकिल यहाँ पर चलती रहेगी। तो इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। ये जो आपको दिखाया मैंने ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ दिखाया है। अगर इसको हम और हायर तरीके से पढ़ना चाहें तो उसमें बहुत सारे और भी जो है चीज़ें हम यहाँ पर बताई जा सकती हैं, लेकिन जितनी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है हम उसके अनुसार जो है यहाँ पर चल रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में 3 NADH 1 FADH और 1 GTP बनता है, साथ ही 2 कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। तो 3 NADH कितने के बराबर हो गया, 9 ATP के बराबर, 1 GTP 1 ATP के बराबर हो गया, FADH2 2 ATP के बराबर हो गए। तो कुल क्या बन गया हमको 12 ATP हमको क्रेब्स साइकिल में प्राप्त हो गया। चूंकि एक ग्लूकोज से हम जो है क्या हो रहा है 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं। हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था ना कि एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक एसिड हमने प्राप्त किए थे। तो एक से जब 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं अतः 12 × 2 बराबर 24 ATP की ऊर्जा ग्लूकोज के एक अणु से क्रेब्स चक्कर द्वारा मिलती है। 4 CO2 बन जाएगा उस तरह से। तो कुल अभिक्रिया जो है इस तरह से हम दिखा सकते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस 3 NAD FAD GDP प्लस 3H2O 2 CO2 3 FADH GTP प्लस H2O। तो अब जो है कंप्लीट एनर्जी चार्ट जो एरोबिक रिस्पायरेशन का है, अभी एरोबिक रिस्पायरेशन पूरा नहीं खत्म हुआ है, आगे वो ETS में भी जाएगा, लेकिन जो है यहाँ तक हमको ये पता चल जाता है कितना ATP जो है हमने गेन किया जो है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो है हमको कितने मिले थे 8 मिले थे। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में जो क्रेब्स चक्र के पहले बना उसमें हमको 6 ATP प्राप्त हुए। क्रेब्स चक्र में हमको 24 ATP मिले अलग अलग स्टेप्स में। नेट कर लेंगे तो 38 ATP हमको प्राप्त हो जाएंगे। जो हम बोलते हैं ना कि हायर एनिमल्स में यानी यूकैरियोटिक एनिमल्स में जिनमें जो है पूरा जो है ऑक्सीकरण ग्लूकोज का अगर होता है तो नेट हमको 38 ATP प्राप्त होते हैं। उसी तरह से आप CO2 देख सकते हैं, 6 CO2 जो है यहाँ पर मिलते हैं। अब इसके बाद जो है सेलुलर रिस्पायरेशन में तीसरा चरण आता है
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जिसको हम ईटीएस कहते हैं। इसको हम बहुत डीप जाके सारे रिसेप्टर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उतना जो है डीप क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल पे होती है। इसको पहला ये जो है बहुत जरूरी है याद रखना आपको कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये इनर वॉल पे होती है। इसमें NADH तथा FADH2 जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में बने हैं उनसे ATP का निर्माण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुख्यतः ये होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उपयोग करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP बन जाता है। NADH तथा FADH2 अणुओं में जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार या इनर वॉल में होते हैं होकर अंततः ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं तथा जल का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन जब विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों या इलेक्ट्रॉन कैरियर से होकर गुजरते हैं तो बहुत ऊर्जा बाहर निकलती है। इसी ऊर्जा का उपयोग करके ADP में फॉस्फेट जोड़ा जाता है और फाइनली हमको ATP प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है सारे चरण हैं। अब यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल है और ये कौन सी वॉल है, ये इनर मेम्ब्रेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल हो रही है। बीच में मैट्रिक्स है जहां पर जो है हमने देखा क्रेब्स साइकिल संपादित हुई थी। तो देख लीजिए आप कई सारे रिसेप्टर्स हैं 1 2 3 4 ये सभी जो है इनर मेम्ब्रेन पर इनर वॉल पर लगे रहते हैं और इन्हीं रिसेप्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो सारे रिसेप्टर्स में चरणबद्ध तरीके से जो है जाके सर्कुलेट करती है और फाइनली जो है हमको ATP प्राप्त हो जाता है। तो ATP प्राप्त करना ही जो है इसका जो है मुख्य कार्य है। अगला चरण हमारा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कहाँ पर होता है? सबसे पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो है ऑक्सीसोम कण या F1 पार्टिकल कण, जिसको F1 पार्टिकल कहते हैं, अथवा ATP सिंथेटेज संकुल पर चलती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार पर घुंडी जैसी संरचना होती है। घुंडी जैसी संरचना आपने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फिगर देखा होगा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसमें आप इनर वॉल पे जो है इस तरह से जो है घुंडी जैसी संरचना बनाते हैं जो यहाँ पर बनी हुई है। ये आउटर साइड है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर इस तरह से F1 पार्टिकल पाया जाता है ये, और ये जो है घुंडी जैसी संरचना है। ये वाला पार्टिकल F0 कहलाता है। यहीं पर जो है ADP और PI यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर ATP का निर्माण होता है। जब NADH तथा FADH2 से इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों से या इलेक्ट्रॉन कैरियर से परिवहन करते हैं तो एक वाहक दूसरे वाहक पर जाने में जो ऊर्जा मुक्त होती है, इसी ऊर्जा कण का प्रयोग करके ADP से एक फॉस्फेट अणु जोड़ दिया जाता है तथा ATP का निर्माण हो जाता है। यही है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फिर NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बना था माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर पाता है, अतः यह अपना इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से ETS में भेज सकता है। अब इसके दो तरीके हैं कि वो कैसे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बिना माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश किए अपने इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराए। तो दो जो है पाथ हो जाते हैं इसके। एक पहला होता है मेलेट स्पोरेट शटल। ये हमारे लीवर, किडनी तथा हृदय की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें NADH से 3 ATP बन जाता है। दूसरा तरीका यह है कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल को फॉलो किया जाए, तो ये हमारे मस्तिष्क तथा हमारी कंकाल पेशियों में की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यानी हमारे ब्रेन में और हमारा जो है स्केलेटन की जो है मसल्स जो हैं उसमें ये पाया जाता है और इसके माध्यम से NADH केवल 2 ATP ऊर्जा का निर्माण कर पाता है। तो ये दोनों जो पॉसिबल पाथ हैं इसको ध्यान रखिएगा। इसके नाम जो है
और ये कहाँ कहाँ पर चलते हैं। जैसे मेलेट स्पायरेट शटल है, ये लीवर, किडनी तथा हार्ट में है, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल ये हमारे ब्रेन और जो है स्केलेटल पेशिया यानी स्केलेटल मसल्स में जो है पाए जाते हैं। कुछ और जो है परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। एटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हमने समझ लिया, एडेनोसिन्स ट्राइफॉस्फेट। इसकी खोज किसने की थी, के लोहमैन ने की थी, तथा एटीपी के ऊर्जा संचयी गुण की खोज जो है, इसमें ऊर्जा की स्टोरेज होती है, ये गुण खोजा था एफ लिपमैन ने। क्लोरोसिट्रेट, एंटीमाइसिन ए रोडेनेट तथा साइनाइड रेस्पिरेट विष होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सभी जहर होते हैं। ये श्वसन की प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देते हैं, जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। साइनाइड की जो विषाक्तता होती है उसमें एटीपी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर किसी को साइनाइड से विषाक्तता, वैसे वो इतनी तेजी से होता है कि इंसान के बचने की संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन अगर उसमें एटीपी के इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वो जो है उससे बचा जा सकता है। प्रत्येक 100 ml रक्त में जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, इसीलिए उसको हमने यहाँ पर लिया। तो दोस्तों आज हमने जो है सेलुलर रिस्पायरेशन को पूरे डेप्थ के साथ में यहाँ पढ़ने का प्रयास किया, और मैंने बीच बीच में आपको इसीलिए हिंट भी करता चला गया आपको कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए साइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी प्रक्रिया किस सेल के किस भाग में हो रही है, और कुछ अपवाद जो होते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए, उसके अलावा जो है कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं इन रिएक्शंस में, ये सब चीज़ें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।